गुड डे एवरीवन। तो अब इस क्लास में हम लोग करेंगे कर्व फिटिंग। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि कर्व फिटिंग होती क्या है, आखिर हम कर्व फिटिंग कर क्यों रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आप कभी भी समझ नहीं पाओगे कि मतलब क्या है। और जब भी आप डाटा साइंस की तरफ कदम बढ़ाओगे तो यहाँ पे दिक्कत आएगी ही आएगी। तो एक्चुअली एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और सपोज मेरे पास एक कुछ डाटा है 1990 20 16 से शुरू करते हैं। 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023। ओके, सो यू कैन से दिस इज़, आप कह सकते हो कि ये ईयर्स हैं और यहाँ पे आपकी आती हैं सेल्स। सेल्स मान के चलो 50, 50, 60, 65, देन 75 एंड हियर यहाँ पे क्या होगा। ये आपका 2020 जो ईयर था, कोविड ईयर था, तो मान के चलिए सेल आपकी 15 रह गई। 2021 में भी इफ़ेक्ट था कोविड का, तो 45, देन उसके बाद हुआ आपका 65 एंड देन 85। तो मेरे पास ये डाटा है और इसके बेस पे मुझे कुछ रिजल्ट्स निकालने हैं। और जब रिजल्ट निकालने हैं, रिजल्ट क्यों चाहिए? रिजल्ट तो इसलिए चाहिए ना कि काम आ सकें आगे। यदि कोई काम ही नहीं आ रहा तो करना क्या है उनका। तो करना क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या किया, आपने इसका मीन निकाला। ठीक है, अब मीन निकाला, मीडियन निकाला, मतलब आपने इसकी सारी सेंट्रल टेंडेंसी निकाल ली। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या किया, इसका डिस्पर्सन्स के सारे मेजर निकाल लिए। फिर शेप ऑफ द कर्व भी लगा लिया अंदाज़ा। शेप ऑफ द कर्व कैसे लगाते हो आप? स्क्यूनेस और कर्टोसिस से और मोमेंट्स से। तो ये सब करने के बाद भी आपकी आउटपुट क्या है? आप किसी के भी काम की ये चीज़ें नहीं है। इस डाटा से मुझे कोई, बेसिकली इस डाटा को हम बोलते हैं टाइम सीरीज। टाइम सीरीज डाटा तो मेरे किसी भी काम की ये चीज़ नहीं है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, यदि मैं कोई प्रोड्यूसर हूँ या किसी का मैनेजर हूँ, तो मुझे ये देखना है कि मेरी 2024 में कितनी सेल एक्सपेक्टेड हैं, या 2025 में मेरी कितनी सेल्स होंगी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा। जब तक ये डाटा यूज़ करके आपको ये पता करना है, तो इस चीज़ के लिए मुझे कुछ ना कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, चलो इसका एक काम करते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ को एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। और जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ईयर्स लेंगे हम, ईयर्स लेते हैं हम एक्स एक्सिस पे, और डाटा लेते हैं आपका तो 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब मैं इसकी जब सेल्स इसकी प्लॉट करने लगता हूँ, तो सेल्स प्लॉट करते वक्त 50, लेट अस अज्यूम दिस, 50 के बाद 60 अप्रॉक्सीमेटली, 65, 75, 15, 15 के लिए थोड़ा सा और नीचे जाना पड़ेगा, 15, इधर 15, और उसके बाद 21 में 45, उसके बाद सीधा 65, और यहाँ पे आ गया आपका 85। ठीक है, डाटा तो ये आ गया। अब मेरी दिक्कत क्या है कि इस डाटा के अंदर यूज़ क्या करें। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, इसके अंदर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं। स्ट्रेट लाइन मतलब, स्ट्रेट लाइन क्यों लगाएं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन लगाने का मतलब ये होता है कि जब मैं इसमें स्ट्रेट लाइन लगाऊंगा तो इससे मैं आगे लाइन को तो मैं आगे भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ ना। ठीक है, तो जब मैं इसकी लाइन को आगे प्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो एक काम करते हैं, हम कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं जो इन पॉइंट्स के पास से गुजरे। तो ये लाइन मैंने खींची। अब जो मेरे साथ एक और बैठा है वो कहेगा नहीं, ये लाइन जो आपकी है ये ठीक नहीं है, इस लाइन को कहीं इधर होना चाहिए था। मैं फिर से बोलता हूँ, इस लाइन को कहीं इधर होना चाहिए। दूसरी लाइन करनी पड़ेगी। वो कहता है कि नहीं, आपकी जो लाइन है थोड़ी गड़बड़ है और इस लाइन को कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए।
तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने आदमी उतनी लाइनें, ठीक है। तो ये तो कोई प्रेडिक्शन का तरीका नहीं होगा। टाइम सीरीज एनालिसिस में इसे हम बोलते हैं फ्री हैंड कर्व। इसका एक प्लस पॉइंट है कि इसके लिए कोई मैथमेटिक्स की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बट दिस इज़ नॉट परफेक्ट, क्योंकि जितने आदमी उतनी लाइनें, और प्रिडिक्शन के अंदर थोड़ी सी भी गलती आपके प्रॉफिट्स को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है, आप सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब कोई ना कोई हमें ऐसा चाहिए। अब इसके अंदर क्या हुआ, हम चेक करते हैं कि ये मेरी लाइन थी, और मैं इसे जब मैं चेक करता हूँ तो ये मेरा एरर हो गया किस्म से। ये डिफरेंस है मेरी एक्चुअल वैल्यू, और ये मेरी एक्चुअल वैल्यू थी, और ये मेरी लाइन के हिसाब से प्रिडिक्टेड वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह ये मेरी एक्चुअल वैल्यू थी और ये मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू है। सिमिलरली हर साल के लिए मैं एक्चुअल और प्रिडिक्टेड का एरर निकाल सकता हूँ। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या होगी, लाइन ऑफ बेस्ट फिट वो होगी जहाँ पे ये जो एरर्स हैं ये मिनिमम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को यदि मैं कहूँ x1 y1, दूसरा क्या होगा x2 y2, देन x3 y3, x4 y4, इसी तरीके से चलते चलते 5 6 7 8 x8 y8। तो हर एक पॉइंट अलग अलग आ गया, हर एक पॉइंट का कोई ना कोई एरर है। मैं मानता हूँ इसे E1 है, ये E2 है, ये E3 है और ये E8 है। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे इस सम को मिनिमाइज करना है। और फिर से समझो कि मुझे क्या चाहिए, जो ये एरर्स हैं ये मिनिमम होने चाहिए। पर इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि ये वाले जो एरर हैं ये आपके पॉजिटिव एरर हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस से ऊपर है, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड। यहाँ पे क्या रहेगा, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्ट करते ही जो एरर आएंगे ये कैसे आएंगे, ये नेगेटिव आएंगे। तो कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, तो सेम यदि मैंने सीधा इनको E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E8 किया तो ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो जो आउटपुट आएगी दैट विल बी इफेक्टेड। तो मतलब ये होना ही नहीं है। तो इस चीज़ का क्या इलाज है, इस चीज़ का मेरे पास ये इलाज है कि यार मैं इन सभी एरर्स का स्क्वायर कर दूं, ठीक है। और फिर मैं इसको ऐड करके, यदि ये चीज़ मिनिमम है तो मेरी लाइन बेस्ट फिट है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वेयर। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वेयर, लीस्ट स्क्वेयर दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मिनिमाइजिंग द सम ऑफ एरर्स। मतलब जहां पे आप एरर्स को मिनिमाइज, सम एरर्स के स्क्वेयर के सम को मिनिमाइज करेंगे वो आपका बेस्ट है। जहाँ पे मिनिमम वो लाइन बेस्ट फिट, ठीक है। तो अब ये एरर क्या है, बेसिकली यदि हम बात करें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो होती है वो होती है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। आप लोगों को आदत रहती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पर वो मत लिखना, क्योंकि दिक्कत क्या है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो हम लिख लेंगे, पर इसके बाद जब नेक्स्ट के हम पैराबोला वगैरह के लिए जाएंगे तो उसके अंदर फिर फॉर्मूला याद करने में दिक्कत आएगी। तो आप इसको a प्लस बी एक्स के फॉर्मेट में ही स्ट्रेट लाइन, बात तो एक ही है, m यहाँ पे b से आ गया और c आपका a से रिप्लेस हो रहा है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो अब क्या हुआ, जो आपका एरर है वो क्या है, आपका एरर है आपका y माइनस वाई आई। y मतलब ये पॉइंट आपका y है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आप सिर्फ y वेरिएट में मूव कर रहे हो, x तो आपका कांस्टेंट है। तो जो एरर टर्म हुई है क्या हुई, ये हुई आपकी y माइनस वाई वन, या सॉरी y1 माइनस वाई, या y माइनस वाई वन, कैसे भी कर लो। तो जब इसका स्केयर करूंगा तो मैं क्या आ जाएगा, y माइनस वाई वन का स्केयर। तो बेसिकली आप कह सकते हो y है आपका क्या, a प्लस बी एक्स। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो वाई आई माइनस वाई का होल स्केयर, ठीक है। तो ये क्या बना आपका वाई आई माइनस ए माइनस पी एक्स आई इज योर एरर। तो जो आपका एरर टर्म आ रही है वो क्या आ रही है, आई के लिए, I1 के लिए वाई आई माइनस ए माइनस एक्स आई, क्योंकि x की वैल्यू भी तो फिक्स नहीं है ना आपकी, x डायरेक्ट नहीं लिख सकते, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x3 है, यहाँ पे x4 है। तो यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन क्या आई,
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 y, इसके x2 y, यहाँ पे x3 y एंड सो ऑन। तो जब इस तरीके से आप करोगे तो ये आपके पास आ गए एरर्स। तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है इसका स्क्वायर। स्क्वायर भी हो गया। अब स्क्वायर करने के बाद क्या करना है, मुझे इन सभी एरर्स का सम करना है। तो सम के लिए क्या कर दूंगा मैं, सम के लिए मैं समेशन लगा लूंगा। तो अब क्या करना है, अब मुझे इस जब जहां पे ये एरर मिनिमम है, जहां वो पॉइंट आपके आपको वो पॉइंट आपके बेस्ट पॉइंट है। तो बेसिकली मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे दो वेरिएबल है मेरे पास, कौन से ए और बी। मुझे इस इक्वेशन को मिनिमम करना है और ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमा का रूल क्या बोलता है, मैक्सिमा कहता है कि आप मैक्सिमम मिनिमा के लिए आप जब एक्सट्रीम पॉइंट निकालने लगते हो तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि आप डेरिवेटिव करो, यदि y का डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू x करते हो, इसको जीरो के इक्वल पुट करो, जो भी आप x की वैल्यू निकालोगे वो आपका या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। यही पैटर्न है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मुझे इस एरर को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। लेट मैं इसे e से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डी ई बाई डी ए, तो क्या बना भाई, पावर आगे पावर में से एक कम, ठीक है। और साथ में अब चेन रूल क्या बोलता है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए कर रहे हो, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू नहीं कर रहे हो। तो ए का कोफिशिएंट कितना है, -1, ठीक है। तो अब क्या करो, आप इसे इक्वल टू जीरो पुट कर दो, जो कि मैक्सिमम मिनिमा का स्टेप है। उसके बाद क्या हुआ, -2, ठीक है, सिग्मा वाई आई, क्योंकि सिग्मा के केस में आप क्या कर सकते हो, आप ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। यदि ऐड सब्ट्रैक्ट है तो उसे आप बीच में ले जा सकते हो, कांस्टेंट समेशन से बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये -2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो इससे क्या मिला मुझे, सिग्मा वाई आई माइनस सिग्मा ए माइनस बी सिग्मा एक्स आई इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, इसका मीनिंग मेरा निकला सिग्मा वाई आई इक्वल टू सिग्मा ए प्लस बी सिग्मा एक्स आई। एक बात का ध्यान रखना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, ये सिग्मा ए की वैल्यू को समझ में नहीं आता उन्हें क्या करना है। तो सिग्मा ए का मतलब बेटा क्या होता है कि आप ए को आप ऐड कर रहे हो कितनी बार, जितनी आपकी टर्म है। आपकी टर्म है एन, तो ये कितना हो रहा है आपका, ये हो गया आपका एन ए, ठीक है। तो जब भी आप किसी कांस्टेंट के ऊपर समेशन लगाते हो, तो कांस्टेंट के ऊपर समेशन लगते ही वो चीज़ क्या हो जाती है, वो n टाइम्स हो जाती है। तो ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी, सिग्मा वाई आई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स आई। और ये आप कह सकते हैं कि आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसे सॉल्व करने के बाद अब दूसरा एरर क्या है आपका, दूसरा वेरिएबल है आपका b, ठीक है। तो दूसरा वेरिएबल आपका b है, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू b, ठीक है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू b करेंगे तो पैटर्न तो वही है, पावर आके पावर में से एक कम और फिर b का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, b का डेरिवेटिव आएगा -xi, क्योंकि b का डेरिवेटिव 1 और जो कोफिशिएंट है वो तो एज इट इज रह जाएगा। तो माइनस यहाँ लगा लेते हैं और xi यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या बना, माइनस वाई आई एक्स आई माइनस ए एक्स आई माइनस बी एक्स आई स्क्वायर। कुछ नहीं किया हमने, ब्रैकेट को ओपन किया और एक्स आई से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो बिल्कुल पिछली बार की तरह अब क्या करना है आपने, बिल्कुल एग्जैक्टली पिछली बार की तरह अब की बार भी आपने क्या करना है, आपने इसको इक्वल टू 0 कर देना है। तो 0 करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था आपका, नेक्स्ट स्टेप ये था कि जो समेशन है इनको आप अलग अलग कर लो, क्योंकि जहाँ समेशन आपका प्लस माइनस का साइन बीच में होता है तो आप समेशन की टर्म्स को अलग अलग कर सकते हो, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था।
और कांस्टेंट्स को आप समेशन के बाहर निकाल सकते हो। तो -2 इधर 0 है तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो ये चीज़ क्या बनी है आपके पास, सिग्मा वाई आई एक्स आई माइनस ए सिग्मा एक्स आई माइनस बी सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इक्वल टू 0। और इसका मतलब क्या बनता है, सिग्मा वाई आई एक्स आई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स आई प्लस बी सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ये जो दो इक्वेशन होती हैं इन्हें बोला जाता है कर्व फिटिंग में नॉर्मल इक्वेशंस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन्हें बोलते हैं हम नॉर्मल इक्वेशन। स्टेप क्या बोलता है, स्टेप कहता है कि जी आपके पास अब दो इक्वेशन हैं और आपके पास दो कांस्टेंट्स हैं ए और बी। दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल लो। ओके, तो अब करना क्या है, इन दो इक्वेशंस को याद रखना है यदि सिर्फ पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ये चीज़ आर्टिकल आता है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फाइंड द नॉर्मल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो ये आर्टिकल आपको करना है। और यदि सिर्फ न्यूमेरिकल आता है तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। अब ये नॉर्मल इक्वेशंस को याद कैसे करें, सबसे बड़ा इशू होता है कि पेपर में डायरेक्ट कैसे लिखना है। आपको मान लो पुट करना है, इक्वेशन निकाल लिखनी है इसकी y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की। ठीक है, तो एक बार तो ऐसे कैसे लिख लो, और जो कांस्टेंट है इसका वेरिएबल कौन सा है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है। तो वाई एक्स इक्वल टू एक्स से इसे कर दो आप मल्टीप्लाई। ठीक है, और सबके सामने लगा दो समेशन। तो चेक करो, ये वही इक्वेशन है, ये आपकी पहली नॉर्मल इक्वेशन है और ये दूसरी नॉर्मल इक्वेशन है। कई बार बच्चों को लगता है कि ये तो क्या बात बनी बनी नहीं बात। चलो फिर एक और करता है, पैराबोला का देखो। पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन मानी जाती है वो मानी जाती है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स के। ठीक है, वाई स्केयर इक्वल टू 4ax या एक्स स्केयर इक्वल टू 4ay वाले चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पैराबोला के लिए होता है जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस हो। बट जो जर्नल इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है उसमें क्या होता है, एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक होता है और एक लीनियर होता है। तो जब हम फिटिंग ऑफ द कर्व करेंगे तो हमें नहीं पता कि जब फिटिंग कर रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस से जाएगा या वाई एक्सिस से जाएगा, तो हम इसकी जर्नल फिटिंग करते हैं हमेशा कि भाई कहीं से भी उसका वर्टेक्स हो, कहीं से भी उसका फोकस हो, कोई फर्क ना पड़े। तो देखो अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर कांस्टेंट कितने वेरिएबल कांस्टेंट है, मेरे पास तीन कांस्टेंट है यहाँ पे ए बी एंड सी। तो मतलब तीन कांस्टेंट निकालने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए, इसके लिए तीन ही इक्वेशन चाहिए। जब तीन ही इक्वेशन चाहिए तो उसको क्या तरीका है, एक तो पहले आपने लिख दिया, उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका एक्स, उससे करो मल्टीप्लाई, वाई एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स क्यूब। ये तो दो बनी, एक और चाहिए, तो क्या करें, एक एक्स से और मल्टीप्लाई कर लो, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स 4। इस पे लगा दो हर एक टर्म पे समेशन। तो ये जो नॉर्म इक्वेशन बनी तीन, ये नॉर्मल इक्वेशन किसकी है, ये नॉर्मल इक्वेशन है आपकी पैराबोला की। तो इक्वेशन कोई भी हो जहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक है चाहे लीनियर है, दूसरी साइड में राइट हैंड साइड में आप क्रिएट कर सकते हो। तो इसको यदि मैं ढंग से लिखना चाहूँ पैराबोला की इक्वेशंस को, क्यों, क्योंकि देखने में थोड़ा अजीब लगती हैं ये, तो सिग्मा वाई, सिग्मा ए की वैल्यू क्या कितनी होती है, 2 मिनट पहले बात की थी हमने, एन ए। कांस्टेंट के बाहर बी निकाल, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, सी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर, फिर सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स बी सिग्मा एक्स स्क्वायर सी सिग्मा एक्स क्यूब। क्योंकि पता है क्या होता है, जब समेशन की बात कर रहे हो तो हम इस सिग्मा समेशन सिर्फ ये नहीं होता कि एक्स क्यूब का कॉलम, इसका मतलब होता है कि आपने एक एक्स क्यूब कॉलम क्रिएट करना है और उसका टोटल लेना है। तो सी बाहर निकालने में क्या होता है, कन्फ्यूजन नहीं होता, अदरवाइज सी एक्स क्यूब आदमी सोचता रहता है ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कॉन्स्टेंट्स को हमेशा बाहर निकाल के रखना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स 4।
ठीक है, इसी तरीके से ये क्या बनेंगे, सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो ये जो दो इक्वेशन हैं ये नॉर्मल इक्वेशन हैं स्ट्रेट लाइन की, ये जो तीन इक्वेशन हैं ये नॉर्मल इक्वेशन है पैराबोला की। ठीक है, तो तो जब भी आपको कर्व फिटिंग करनी है, जनरलाइज्ड के वे में बात कर रहा हूं मैं, यदि आपको जब भी कर्व फिटिंग करनी है तो पहला स्टेप क्या करना है आपने, राइट नॉर्मल इक्वेशंस। ठीक है, सेकंड स्टेप, आपके पास दो कॉलम एक्स और वाई हमेशा होंगे, क्योंकि एक्स और वाई दिया होगा तभी तो क्वेश्चन कुछ करोगे ना। तो एक्स और वाई कॉलम दिया हो और आपको लाइन फिट करनी हो तो आपको क्रिएट कॉलम्स। कॉलम्स कौन से चाहिए, देखो वाई तो अपने पास है ही, लाइन के केस में क्या चाहिए वाई, और यहाँ पे क्या चाहिए एक्स कॉलम, और क्या चाहिए एक्स वाई कॉलम, और एक्स तो ऊपर आ गया, और एक एक्स स्क्वायर। तो यदि लाइन के केस में मुझे कौन कौन से कॉलम चाहिए, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर। पैराबोला के केस में क्या कौन कौन से चाहिए, पैराबोला के केस में मुझे चाहिए वाई एक्स स्क्वायर वाई, फिर उसके बाद एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स फोर। तो आपको क्या करना है, कॉलम्स क्रिएट करने हैं और इनके करने हैं टोटल। ठीक है, फाइंड सम्स। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या रहेगा, पुट वैल्यूज, सभी की सभी वैल्यूज को आप फॉर्मूला में पुट करो इन नॉर्मल इक्वेशन एंड सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। वैल्यूज पुट करनी है आपने और उनको आपने सॉल्व करना है क्लास 9-10 पैटर्न से। तो जिससे क्या होगा, यो इससे आपको ए बी सी की वैल्यू मिलेंगी। ए बी सी, यदि लाइन है तो ए बी मिलेगा, और यदि पैराबोला है तो ए बी सी दोनों मिलेंगे, तीन मिलेंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको लाइन इक्वेशन में क्या स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या था आपका, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए और बी की वैल्यू यहाँ डाल देनी है, और यदि पैराबोला में काम कर रहे हैं तो ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्र, आपने ए बी सी की वैल्यू यहाँ डाल देनी है। तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ डलते ही क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं फिर से समझो, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक टाइम सीरीज डाटा है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। लाइन की इक्वेशन में यदि मैं x की वैल्यू 24 डालूंगा, 24 डालूंगा, तो मुझे क्या सेल मिलेगी, मुझे सेल एक्सपेक्टेड सेल मिल जाएगी 2024 में। मतलब मेरा मैनेजर उम्मीद कर सकता है कि यदि मैं इतना प्रोडक्शन करूं तो मेरे पास ना वेस्ट होगा ना मेरा कस्टमर रिटर्न जाएगा, और मेरा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम रहेगा। इसी तरीके से यदि आप बात करोगे तो हर एक कंपनी करीब अगले 10 साल का एस्टीमेट बना के रखती है, और 2025 में जो मेरी सेल होगी कंपनी की, यदि यही पैटर्न रहा तो ये आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फिटिंग ऑफ द कर्व करते हैं। कई बार और कर्व्स की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि जब नॉन लीनियर कर्व आएंगे तो उसमें थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे। और कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और टिल देन हैव ए नाइस डे।